मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज मैं किसी एजुकेशनल टॉपिक पे आपसे बात नहीं करूंगा, ना मैथ पे, ना रीजनिंग पे और ना मूल विधि पे। आज आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा, क्योंकि इस पद को लेकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत सा ज़्यादा डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है और वो तरह तरह के क्वेरी करते हैं। मुझे भी मेरे जो स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट, उनके फ़ोन आते रहते हैं या कमेंट में बच्चों ने कई सवाल पूछे और भ्रामक जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद गुमराह होते हैं, परेशान होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको प्रॉपर और सही जानकारी मिले। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ और किस तरह से आपको लेकर के चलना है, क्या करना है इस पद के लिए, वो एक एक पॉइंट पर आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ बात करूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन अधिकारी द्वितीय परीक्षा 2019-20। एक चीज़ पहले यहाँ नोट करिएगा, इन तीनों पदों के लिए यानी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस मीन्स सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी में और फायर ब्रिगेड में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, इन तीनों पदों के लिए जो आपकी परीक्षा कराएगा वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कराएगा। एक ही परीक्षा होगी, एक ही क्राइटेरिया होगा, एक ही अहर्ता होगी, नियम शर्तें एक ही होंगी। इन तीनों पदों के लिए एक ही परीक्षा होगी, कोई अलग से आवेदन नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार इनमें प्रायिकता तय कर सकता है कि कौन सा पद उसे चाहिए। तो यदि वो मेरिट लिस्ट में आता है तो उसकी इच्छा अनुसार जो पद वो मांगेगा उसे वो पहले दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं पॉइंट वाइज चलूँगा और एक एक चीज़ें आपको क्लियर कराऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको डाउट बहुत ज़्यादा रहता है किसी चीज़ को लेकर के। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया से आप भ्रामक जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की साइट पर जाइए और वहाँ पे जाइए और सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी को आधार ना बनाएं, वेबसाइट पर दी गई जानकारी से ही आप आगे बढ़ें। तो आप किसी भी प्रकार से अपने निजी लाभ के लिए लोग सोशल मीडिया पे गलत तरीके से जानकारी देते हैं। आप अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम आप लोग उसे आधार ना बनाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स आपके हाथ में 24 आवर रहता है और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती बोर्ड या उस आयोग की साइट पर जाइए और जानकारी इकट्ठा करिए। वो जानकारी आपके लिए ऑथेंटिक होगी, सही होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर से जानकारी कलेक्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर में भी दो तरह से जानकारियां आती हैं, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। एक तो होता है विशेष संवाददाता, एक विशेष संवाददाता होता है, उसकी न्यूज़ होती है, और दूसरा होता है प्रेस नोटिफिकेशन यानी प्रेस विज्ञप्ति, उसकी न्यूज़ होती है। होता क्या है, जो ये प्रेस नोटिफिकेशन होता है, ये किसी कमीशन, आयोग, भर्ती बोर्ड में जब बैठक होती है उसके बाद संबंधित अधिकारी प्रेस नोटिफिकेशन जारी करता है जो 100% सत्य होता है और इसे आप आधार बना करके आगे बढ़ सकते हैं, इसे सही मान सकते हैं। लेकिन विशेष संवाददाता की न्यूज़ होती क्या है कि कोई भी संवाददाता ये देखता है कि साहब इस क्षेत्र में बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं और लोग परेशान हैं, तो वो संबंधित विभाग या कमीशन जाता है और संबंधित अधिकारी से पूछता है कि साहब इसमें क्या हो रहा है। वो उस समय किसी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं और गोल मटोल कोई भी जवाब दे देते हैं। अब क्या करता है ये संवाददाता, उस जवाब में काफ़ी जोड़ करके, आप समझ रहे होंगे, प्रैक्टिकल सोचिए, काफ़ी कुछ जोड़ करके और उसे आकर्षक बना करके न्यूज़पेपर में छाप देता है। तो इससे क्या होता है कि हमें गलत और भ्रामक जानकारी, तो चूँकि हम अभ्यर्थी हैं तो हमें किस तरह की जानकारी कलेक्ट करनी है और कैसी नहीं करनी। अच्छा, जब प्रेस नोटिफिकेशन जारी होगा तो तत्काल वेबसाइट पर भी लोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस वेबसाइट को ही आधार मान करके सूचना इकट्ठा करिए। तीसरा पॉइंट आपसे क्या बात करूंगा,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हो गई कि हम जानकारी कैसे कलेक्ट करें। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा 2019-20 का कट ऑफ क्या जाएगा। अरे भाई, जब अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, आवेदन अभी मांगे नहीं गए हैं, कैंडिडेट कितने परीक्षा में बैठेंगे, तो ये भविष्यवाणी किसने कर दी कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपके यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैली हैं कि साहब कट ऑफ ये जाएगा। तो आप जो कि गंभीर अगर अभ्यर्थी हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में भविष्यवाणी करना अतार्किक और गलत है। अब सवाल ये उठता है कि फिर हम कब पूछेंगे कि कट ऑफ कब जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा मेरी, कि पहले नोटिफिकेशन आपका जारी होगा, यानी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, आवेदन आप करेंगे, आवेदन करने के बाद आप लिखित परीक्षा देंगे, लिखित परीक्षा देने के बाद जब इन प्रश्न पत्रों का, लिखित परीक्षा देने के बाद इन प्रश्न पत्रों का कोई अनुभवी विश्लेषक विश्लेषण करेगा, बैठे हुए छात्रों की संख्या को नज़रिए में रखते हुए। समझ गए आप। जितने भी पेपर हुए हैं, मान लीजिए 15 दिन में होते हैं और दोनों शिफ्ट में होते हैं, तो 30 पेपर हो गए और इस दरमियान 5 लाख कैंडिडेट बैठ गए। तो यहाँ पे विश्लेषक, चूँकि उसके पास आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर वो विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करके पेपर की प्रकृति को देखेगा कि पेपर सरल प्रकृति का था कि कठिन प्रकृति का था, पिछली बार कट ऑफ क्या था और इस बार का कट ऑफ क्या होगा। इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पिछली बार अगर 80% कट ऑफ था तो इस बार 90 जाएगा, इस बार 60 हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है पेपर की प्रकृति कैसी है। अगर पेपर कठिन है तो कट ऑफ डाउन होगा, और अगर पेपर सरल आ जाता है, फेवर में आ जाता है, तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। एक आंकड़ा। दूसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने पर कट ऑफ बढ़ सकता है, कम होने पे डाउन भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आप कहें कि मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, तो बिना आंकड़ों के, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता हूँ, तो बिना आंकड़ों के किसी नतीजे पर पहुँचना सिर्फ गुमराह करना है या कोरी भविष्यवाणी इन ज्योतिषकर्ताओं द्वारा। ठीक है, तो आप सावधान रहिए। कट ऑफ क्या जाएगा, गंभीर विद्यार्थी को कभी पूछना ही नहीं चाहिए जब तक परीक्षा ना हो जाए, प्रश्न पत्र और कितने बच्चे अफेयर हुए एग्जाम में ये सामने ना जाए। तो एक चीज़ ये क्लियर रखिएगा कि कट ऑफ पूछना हरगिज यहाँ पे सही नहीं है, अनरिलेवेंट है कम से कम अभी। तो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं और चौथे पॉइंट पर आपसे हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि इस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कह लीजिए, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे है, ठीक है, जो शैक्षणिक, मैं ऐसे लाइटली रफली लिख रहा हूँ, आपको चूँकि बोल रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो 2 प्रकार की हैं। पहली हमारी शैक्षणिक योग्यता है अनिवार्य और दूसरी शैक्षणिक योग्यता है अधिमानी। पहली शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है और दूसरी अधिमानी है। अच्छा, ये अनिवार्य योग्यता है, इसमें कहा गया है स्नातक होना चाहिए। अब भारत सरकार द्वारा विधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं मेरे 40% है, मैं बैठ पाऊंगा। अरे भाई, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। आप 40% से 60% से 70% है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, 2015 में एक विज्ञापन जारी हुआ था 2064 SI वैकेंसी के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशन स्नातक 50% कर दिया गया था। बाद में बच्चों की मांग के आधार पर शासन ने इस क्वालिफाइंग फैक्टर को हटा दिया था। तो अब आप प्रेजेंट में यहाँ पे आपको केवल स्नातक होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर यहाँ पे, स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। ये भी बच्चों के सवाल हैं, क्या लास्ट ईयर में हूँ फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकते हैं, आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आवेदन जब जारी होगा, जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा, उस डेट में आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्नातक योग्यता है। अब स्नातक एनी स्ट्रीम, आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, XYZ, आपके पास कोई डिग्री स्नातक की है, बशर्ते वो भारत द्वारा विधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
से होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब दूसरी चीज़ है अधिमानी अर्हता। ये अनिवार्य से इतर अर्हता है। इसको ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि एनसीसी में कितने नंबर की छूट मिलेगी। अरे भाई, कोई नंबर की छूट नहीं मिलेगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोड का जो बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए अधिमानी अर्हता में, और इसका प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आपने फॉर्म में मेंशन किया है तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा, तो अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, तो आपको सर्टिफिकेट उस समय 100% देना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेंशन मत करिए, ठीक है। तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका ओ लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ओ लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और जब आप इसको मेंशन कर देंगे आवेदन में, तो आपको जब आपके अभिलेखों की जांच होगी दैट टाइम आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आपका जो है प्रादेशिक सेना में, प्रादेशिक सेना जो होती है इसमें 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए कार्य करने का। प्रादेशिक सेना में 2 साल आपने काम किया हो। तो ये टेरिटोरियल आर्मी होती है प्रादेशिक सेना। आपका जो होम गार्ड होता है वो पुलिस के साथ काम करता है, और जो प्रादेशिक सेना होती है ये सेना के साथ काम करती है। तो प्रादेशिक सेना में 2 साल काम का अनुभव होना चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। इनमें तीनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी आप लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है ये कि इसके कोई नंबर नहीं, इसके कोई भी नंबर नहीं है, 0 मार्क्स हैं। अच्छा, अब ये है क्या, ये भी तो ज़रूरी है। जब मांगा जा रहा है तो है क्या, यहाँ पे आप देखिए। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। एग्जाम्पल एक है कि एक कैंडिडेट ए है और एक बी है। इसने 200 नंबर हासिल किए लिखित परीक्षा में, इसने भी 200 नंबर हासिल किए। अब दोनों हैं, 200-200 दोनों हासिल किए हैं, बट हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट है। इस व्यक्ति ने कोई सर्टिफिकेट इनमें से नहीं दिया था, बट इस व्यक्ति ने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट दिया था। यहाँ पे अधिमानी अर्हता आपकी काम कर गई और ये व्यक्ति चयनित हो जाएगा। क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि दोनों के पास ये है। सपोज करिए दोनों के पास ये है। अगर दोनों के पास, इसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है और इसने प्रादेशिक सेना में काम किया है, अब लो अधिमानी अर्हता दोनों के पास है, तो इनमें हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसे लिया जा सकता है। आयु जिसकी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल डेट ऑफ बर्थ उससे लिया जा सकता है, कम आयु वाले को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होते हैं अधिमानी अर्हता और अनिवार्य अर्हता के। तो ये चौथे पॉइंट पे हमने आपसे बात किया कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। उसको लेकर के भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। शारीरिक मापदंड में आप देखिएगा, शारीरिक मेजरमेंट है ना, मापदंड। तो शारीरिक मापदंड में आप देखिए, मैं इधर मेल लिख लेता हूं और इधर फीमेल, रफली लिख रहा हूं क्योंकि स्पष्ट बोल रहा हूं तो समझ रहे होंगे। तो इधर मेल लिख लेता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट की जब बात करेंगे तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, राइट। अब इसमें कैटेगरी क्या आती है तो आप देखिएगा, जनरल, ओबीसी और एससी, ये सारी कैटेगरियों के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ये 168 मेल और फीमेल 152। अब आता है सवाल एसटी का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अगर हम बात करेंगे मेल की तो 160 सेंटीमीटर है और बात करेंगे फीमेल की तो 147 सेंटीमीटर है। ये हाइट आपकी है। तो फीमेल 147 सेंटीमीटर और मेल 160 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है महिला और पुरुष की ऊंचाई। अब अगला पॉइंट, यहाँ पे पुरुषों में चेस्ट यानी सीना, महिलाओं में चेस्ट नहीं होता है, महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता है। तो महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता है तो फिर क्या देखते हैं, तो महिलाओं में देखते हैं वजन। वजन देखते हैं जो 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपर लिमिट से कोई मतलब नहीं है,
80 केजी होगा तो चलेगा, लेकिन 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। जब ये भर्ती बोर्ड बना था 2008 में, तो उस समय जो गाइडलाइन जारी हुई थी, एक्चुअली इसमें 2015 में नई नियमावली आ गई थी, तो ये नई नियमावली के आधार पे होगा आपका। जो 2008 में भर्ती बोर्ड बना था और पहली आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें कहा गया था कि ये 40 से 56 के बीच में होना चाहिए वेट। तो 56 से अगर अपर किसी का वेट होता था तो 56 या 58 था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन 56-58 ऐसे ही कुछ था, तो उसे हटा दिया जा रहा था। लेकिन अब ये अपर वेट सीमा हटा दी गई है महिलाओं में 40 केजी। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरल की महिला है, ओबीसी की, एससी की महिला तो 152 सेंटीमीटर हाइट एंड 40 केजी प्लस वेट, और अगर कोई एसटी की महिला यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है तो 147 सेंटीमीटर हाइट एंड वेट यही होगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि चेस्ट। तो जनरल, ओबीसी और एससी, इसमें अगर आप चेस्ट की बात करेंगे तो ये 79 to 84 होता है। अब 79 to 84 क्या है? ये 5 सेंटीमीटर आपका एक्सटेंशन है, यानी फुलाव है, और ये कंपलसरी है। अगर आपका सीना 90 सेंटीमीटर है और फुलाव नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मेजरमेंट से, यानी आपके चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। तो 79 to 84 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मली 79 एंड एक्सटेंशन करने पे 84 होना चाहिए। किसके लिए? जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। हाँ, अगर कोई एसटी का बच्चा है तो ये 77 से 82 होना चाहिए, 77 से 82 चेस्ट। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये हमने 5वें पॉइंट में बात किया कि शारीरिक मापदंड परीक्षण क्या होना चाहिए। अब इसके बाद में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपके फिजिकल टेस्ट के लिए, जो शारीरिक दक्षता के तहत आता है। फिजिकल टेस्ट आपका जो होगा उसके अंतर्गत शारीरिक दक्षता, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो जो फिजिकल टेस्ट होगा वो उन्हीं बच्चों का होगा जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके होंगे, और अलग अलग भागों में 33%, 4 सेक्शन है, अलग अलग भागों में 33%, ओवरऑल 50% मार्क्स उन्हें आ गए होंगे। उसके बाद एक पहली मेरिट ऑर्डर लिस्ट बनाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू पद, जितने पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग एक मेरिट ऑर्डर लिस्ट आएगी, तो उसके आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा, अभी उसको मैं फिर से डिटेल करता हूँ, पहले ये बता दूँ कि फिजिकल टेस्ट में होता क्या है। तो फिजिकल टेस्ट में केवल दौड़ होती है, केवल दौड़ होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं मालूम है, उन्हें लोग गुमराह करते हैं कि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। अलग अलग प्रदेश की जो पुलिसें हैं, जो कि पुलिस राज्य इकाई का विषय है, राज्य का यूनिट है, ये राज्य का विषय होता है और इसे संविधान की राज्य सूची में रखा गया है, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो अलग अलग राज्यों की पुलिस के भर्ती के क्राइटेरिया अलग अलग हैं, आपको उनसे मतलब नहीं है। बस लोग राज्य ना लिख करके एक ही चीज़ डाल देते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो नए हमारे अपीयरिंग बच्चे हैं, कि दौड़ कितनी है, रेस कितनी है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। हमारे यूपी पुलिस में केवल दौड़ है सब इंस्पेक्टर पद के लिए। इस दौड़ में फिर से बात करता हूँ कि फीमेल के लिए क्या है और मेल के लिए क्या है। देखिए, मेल के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर है, इसको हम 3 मील कह सकते हैं, 3 मील। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है, इसे हम 1.5 मील कह सकते हैं, यानी 1.5 मील है ना। 1 मील में आपके 1600 मीटर होते हैं, है ना। 16 से 48 और 16 और 8 24 हो गया, तो ये 2400 मीटर है, ये 4800 मीटर है। यहाँ पे आपका जो दौड़ को क्वालिफाई आपको करना है वो 28 मिनट में पूरी करना है। अब इसमें 28 मिनट में आपको पूरी करना है, जबकि महिलाओं को 16 मिनट में पूरी करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप 15 मिनट 58 सेकंड में आ जाते हैं और एक बच्चा 11 मिनट में आ जाता है महिला, तो फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए सावधानी से, जान जोखिम में न डालते हुए, आप पढ़े लिखे चुके हैं और आपको किसी ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी बॉडी की पहचानते हैं, अभ्यास से आप इसको हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आपको बता दें, जब भर्ती बोर्ड गठित हुआ था दैट टाइम फिजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा था। ये पुरुषों की 10 किलोमीटर दौड़ थी 60 मिनट में और महिलाओं की 5 किलोमीटर थी 35 मिनट में।
तो और यही रखा गया था विभागीय प्रोन्नति एग्ज़ाम में, रैंकर एसआई में। लेकिन रैंकर एसआई एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिसमें कई रैंकर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की मौत हो गई दौड़ के दौरान। तो इसमें जो 2015 में नई नियमावली आई उसमें दौड़ का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये दौड़ आपकी कंप्लीट हो गई। तो केवल शारीरिक दक्षता में दौड़ है 4.8 किलोमीटर एंड 2.4 किलोमीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अन्य कोई चीज़ें नहीं हैं। अगला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अगले पॉइंट में हम आपसे बात करेंगे रिजर्वेशन की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आरक्षण। अब आरक्षण पे बात कर लेते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आरक्षण दो तरह के होते हैं, एक होता है लंबवत और दूसरा होता है क्षैतिज। ठीक है, आरक्षण दो तरह से दिया जाता है, लंबवत और क्षैतिज। तो लंबवत आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी क्या है, 50% सीटें अनारक्षित होंगी, 50% सीटें अनारक्षित होंगी। अब इसके बाद इसमें 27% ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, और इसमें 21% ये एससी यानी शेड्यूल कास्ट, और 2% एसटी। ये टोटल 23, 27, 50, 50, 100% आपका हो गया। ये है वर्टिकल रिजर्वेशन, और ये 50% से ज़्यादा नहीं, जो कि 50% अनारक्षित है। अब यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण में क्या होता है, जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, यानी फ्रीडम फाइटर, अब इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन हुए बहुत समय हो गया, अब धीरे धीरे घट रहे हैं। ये पहले मिल जाते थे ये बच्चे, तो अब जिसके पास सर्टिफिकेट है वो तो सर्टेन सेलेक्ट ही हो जाता है अगर क्वालिफाइंग फैक्टर को पार कर लेता है। तो फ्रीडम फाइटर के लिए 2% कोटा होता है, अगर इसका है तो इसमें, इसका है तो इसमें, इसका है तो इसमें, इसका है तो इसमें, राइट। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक जो आपके सेना से रिटायर होकर के आए हैं उनके लिए 5% कोटा है। ठीक है, ये क्षैतिज आरक्षण होता है, यानी कोटे के अंदर कोटा होता है। अच्छा, अब इसके बाद महिलाओं का, तो महिला का अगर नोटिफिकेशन अलग से जारी होता है तो इस क्षैतिज आरक्षण से मतलब नहीं है। जैसे लास्ट टाइम 2016 का जो विज्ञापन था उसमें अलग से नोटिफिकेशन आया था महिला का, तो 100% पोस्टें उन्हीं के लिए थी। अगर संयुक्त नोटिफिकेशन आ गया तो टोटल में से 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का अलग विज्ञप्ति जारी किया गया है, पुरुष का अलग, तो कोई महिलाओं के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं है। और अगर एक साथ जारी किया गया है तो 20% हॉरिजॉन्टल महिलाओं को दिया जाएगा। अच्छा, ये हो गई रिजर्वेशन की बात। अब इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये EWS क्या है। तो EWS पे बात कर ले, काफ़ी बच्चे इसको लेकर के भी कन्फ्यूज़न पाले हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक की जो व्यवस्था है, आगे क्या होगी क्या नहीं होगी उसकी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। मैं अभी तक की व्यवस्था से आपको अवगत करा दूं कि EWS क्या है। देखिए, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन, पिछड़ा हुआ भाग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आर्थिक रूप से पिछड़ा जो भाग है EWS इसे कहते हैं, और ये अनारक्षित से ही निकाला जाएगा 10%। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है तो सुन लीजिए। क्राइटेरिया है कि आपकी परिवार की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा, या आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है, 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। फिर क्राइटेरिया है कि आपका अगर नगर पालिका में मकान है, अगर आपका नगर पालिका में यानी नगरीय क्षेत्र में, अर्बन उसमें आपका मकान है, तो ये 100 गज से अधिक का नहीं होना चाहिए।
मतलब 1000 स्क्वायर फीट, है ना। 100 गज से अधिक का नहीं होना चाहिए। और अगर आपका रूरल एरिया में मकान है, यानी पंचायत में मकान है, नगर पालिका सेक्टर में नहीं है, तो 2000 गज से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इनके लिए लेखपाल की आज्ञा पर आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इन सारी रिपोर्टों के आधार पर आपका एक आय प्रमाण पत्र बनेगा। वो प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका जो है ये निवास कहाँ का है वो, और आपका जो यहाँ पे शपथ पत्र दिया जाएगा एक कि हमारे पास इससे अधिक संपत्ति नहीं है, फ़ोटो आपकी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ लेखपाल एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बाद जो है एसडीएम और आपका मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या उससे ऊपर का अधिकारी ये प्रमाण पत्र आपको जारी कर देगा। ये प्रमाण पत्र जारी करने के बाद आप 10% आरक्षण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। राइट, आप 10% आरक्षण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या इन 10% को आयु में छूट दी गई है? तो इसका आंसर है अभी तक तो नहीं, अभी तक कम से कम नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही है। हाँ, बच्चों ने इसको लेकर के आंदोलन किया और उनका आंदोलन भी जायज़ था कि अगर 10% हमें आरक्षण दिया जा रहा है तो इसका लाभ हमें तभी वास्तव में मिलेगा जब हमें आयु में रिलैक्सेशन दिया जाए मिनिमम 3 इयर्स का। रीज़न क्या है कि यहाँ पे SC, OBC और ST को 5 साल की छूट दी जाती है। तो अभी मैं आयु पे भी हल्की सी बात करूँगा। तो आयु में कोई छूट नहीं दी जा रही है। और अगर आप UPSC एग्ज़ाम, संघ लोक सेवा एग्ज़ाम में अप्लाई करते तो चांस में कोई छूट नहीं दी जा रही है। जितने चांस जनरल को मिलते हैं उतने ही मिलेंगे, EWS वालों को कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एनालिसिस करने पे बहुत बड़ा फ़ायदा दिख रहा है आपको, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर 80 लाख सालाना इनकम होगी तो हम नौकरी करने के लिए नहीं आएंगे यहाँ पे। ये एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात है। तो आपको अगर आयु में रिलैक्सेशन दिया जाता है, चांस में रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वास्तव में EWS आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका आरक्षण वाला। अच्छा, अब इसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं कि इस पद के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित है। तो इस पद के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो आप देखिए 21 वर्ष से अधिक और 28 वर्ष से कम, यानी 21 से 28 वर्ष के बीच। ये मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, दोनों के लिए एक ही है ना। क्योंकि कांस्टेबल जो परीक्षा यूपी पुलिस की है उसमें मेल के लिए अपर लिमिट 25 है और मेल के लिए 22 है और फीमेल के लिए 25 है। बट यहाँ दरोगा भर्ती परीक्षा में मेल फीमेल बोथ आर इक्वल। अच्छा, अब अगर ये मेल फीमेल दोनों OBC, SC, ST और या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, राइट, तो ये +5 साल रिलैक्सेशन लेते हुए 33 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एज क्राइटेरिया। अब एज क्राइटेरिया में चेक कर लीजिए ये चीज़ की गणना कब से की जाएगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी भर्ती है 2019 और 20 की। ये 19 तक का अधियाचन होम मिनिस्ट्री ने भर्ती बोर्ड को दिया है। अब 19 और 20 वैकेंसी है, फाइनल ये होगी 21 में जाकर। अच्छा, ये विज्ञापन अगर 2020 के हाफ ईयर से प्लस में जारी होगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इसमें एज की गणना 1/7/2020 से की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि OBC, SC, ST हैं तो 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो 1/7/2020 को ये गणना की जाएगी। यहाँ मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अभी तक का क्राइटेरिया रहा है उससे ये आप संभावित कह सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे संभावित कह सकते हैं। ये मैं पिछले आंकड़ों को देख करके आपको बता रहा हूँ, अतार्किक रूप से नहीं बता रहा हूँ कि एक साथ ये माना जाता है कि अगर इधर मान लीजिए जून आपका छठा महीना हो गया, मार्च में, जनवरी में, फरवरी में आता तो 1 जनवरी 20 कर देते इसका, बट ये आधे से ऊपर जारी हो रहा है तो ये जुलाई हो गया। तो 1 जुलाई 2020 को आपकी ये एज होनी चाहिए। अब कुछ लोग एज नहीं निकाल पाते हैं कि उनकी आ रही है या नहीं आ रही है, तो एक काम करिएगा, आप इसी वीडियो में मैं एक लिंक दे दूंगा कि किसी निश्चित तिथि को उम्र कैसे ज्ञात करें, है ना, किसी निश्चित तिथि को उम्र कैसे ज्ञात करें। तो बड़ी ही आसान विधि से मैंने 2-3 उदाहरण बताए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक दिया होगा, आप तुरंत पता कर लेंगे। यानी हमें किसी से नहीं पूछने की ज़रूरत है, सब कुछ मेरे पास है। तो ये यहाँ पे आपकी एज की बात हो गई है, ठीक है। आप क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होगा। अब बात कर लेते हैं अभिलेखों की। अभिलेख यानी दस्तावेज कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, है ना, क्योंकि अभिलेख बहुत ज़रूरी हैं और इनकी जांच के आधार पे ही आगे आप प्रोसीड करेंगे। अभिलेख से तात्पर्य क्या है, दस्तावेज। तो दस्तावेज में सबसे पहले आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है ना, जो मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता में हमने आपको 2 बताया था, एक थी आपकी अनिवार्य, राइट, और दूसरी थी अधिमानी। तो अधिमानी अगर आपने लगा रखा है कौन कौन सी, एनसीसी, आपका बी सर्टिफिकेट, और प्रादेशिक सेना में 2 साल सेवा करने का सर्टिफिकेट, और आपका ये कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट, है ना। तो वो 2 संस्थान दिए हैं, एक डैक है, कोई और है, उसको आपको नोटिफिकेशन आएगा तो देख लेना। तो इसमें जो है आपका वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, जो आपने अधिमानी हड़ता लगाया है तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर नहीं आपके पास है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं जिनके पास कोई अधिमानी हड़ता नहीं थी, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप तैयारी अच्छी करिए, रिटन अगर अच्छा होगा तो सब अच्छा ही है, ठीक है। अनिवार्य योग्यता में आपके पास स्नातक का सर्टिफिकेट या अंक पत्र होना चाहिए। तो एक तो आपका डॉक्यूमेंट्स ये हो गया, इसमें अगर आपके पास ये नहीं है तो 1 होगा, और अगर ये है तो 2 हो गए आपके पास। ये कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है। तो ये तो शैक्षणिक अर्हता हो गई। इसके बाद आयु, राइट, आयु के लिए आपका दूसरा सर्टिफिकेट हो गया, वो है हाई स्कूल का, राइट, अंक पत्र या प्रमाण पत्र, अंक पत्र या प्रमाण पत्र, कोई आप एक लगा सकते हैं। अब तो शायद साथ में एक ही दोनों आते हैं, हम लोगों के समय में अलग अलग आते थे। तो जिसमें एज लिखी हो हाई स्कूल का माना जाएगा, ठीक है। इंटर की मार्कशीट कोई मांगता नहीं है, वो फॉर्म में मेंशन अंक कर दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर मेंशन मांगा जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इंटर की मार्कशीट का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ तभी पहुँचे हैं ग्रेजुएशन में जब आप इंटर किए होंगे, तो ठीक है, वो चेक हो गई पहले। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर आप किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, राइट, तो ये आरक्षण का जो लाभ होगा वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को केवल मिलेगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। तो ये सबके लिए होगा, एस जनरल, SC, OBC, ST, XYZ, किसी के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो ये दरोगा भर्ती परीक्षा है, इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अदर स्टेट वाले जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें कुल सीटों में से 5% सीट पे बुलाया जाएगा और वो अनारक्षित के तहत रखा जाएगा, अनारक्षित के तहत रखा जाएगा, तो उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अब हम आ गए यूपी में। अगर हमें यूपी के हैं तो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तभी हमें लाभ मिल पाएंगे सारे, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। अब ये जाति प्रमाण पत्र OBC, SC और ST के लिए होता है, जनरल के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो OBC हो गया, SC हो गया और ST शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए हो गया। अगला पॉइंट आपका ये है, क्या आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है।
आय प्रमाण पत्र नहीं है। क्या चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है। किसी भी प्रकार का चरित्र सत्यापन बाद में होगा आपका सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो इसमें अन्य कोई सर्टिफिकेट आपके नहीं मांगे जाते हैं, बस इतने सर्टिफिकेट आपके हैं, आप इनको ध्यान रखिए, मतलब न्यूनतम है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस स्नैप की फ़ोटोग्राफ आप प्रयोग करते हैं फॉर्म अप्लाई के समय, फर्दर अगली उसके लिए प्रोग्रेस के लिए भर्ती को आप वही फ़ोटो रखें और उसी स्नैप की रखें तो आसानी होती है और अच्छा होता है। यहाँ पे आधार कार्ड सबका ज़रूरी होगा, आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसको कब बनवा ले कब ना बनवा ले, इसको लेके बच्चों में बड़ा असमंजस होता है। तो आपको ये बता दूं कि होता क्या है, अमूमन जैसे 2016 की भर्ती को हम ले लें, है ना, तो 16 की जो भर्ती थी उसमें ये कहा गया था कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए, अप्रैल 15 के बाद का होना चाहिए। अब 16 में जून में नोटिफिकेशन आया था, तो जून में नोटिफिकेशन आया तो अप्रैल 15 के बाद का होना चाहिए और अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। लगभग 12-13 महीने का रिलैक्सेशन रखा गया था। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर इधर आपका जैसे मान लीजिए विज्ञापन 2-4 महीने में जब भी जारी होता है, उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ना तो वो आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, बोर्ड की साइट पे आएगा जब जारी होगा, राइट। तो जब भी इधर 2-4 महीने में जारी होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक विज्ञापन आता है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट इधर से मान लीजिए मई से लेकर के 2020 के आसपास का या उससे ऊपर का बना हुआ है तो अभी आप मत बनवाइए, ठीक है, अभी आप मत बनवाइए। और अगर नहीं है, इससे पुराना है, तो नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, फिर आप बनवा लीजिएगा। भले ही दौड़ भाग थोड़ी सी हो सकती है, बढ़ जाए, गैदरिंग बढ़ सकती है, लेकिन आपको एथेंटिक और सही चीज़ उस समय बन जाएगी। तो आप अगर यहाँ तक का आप है तो इत्मीनान से रखिए, हो सकता है ये लग जाए आपका, और अगर नहीं है तो आप जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो इत्मीनान से शुरुआती दौर में ही बनवा लीजिएगा। तो ये तो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की बात हो गई। अच्छा, अब ये प्रोसीजर क्या है भर्ती का, आप ये देखिए। सबसे पहले आप इस पर आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद लिखित परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लिखित परीक्षा में बैठेंगे, जिसके लिए प्रवेश पत्र भर्ती बोर्ड की साइट पर जारी कर दिया जाएगा और आपके दर्ज कराए गए मोबाइल संख्या पर मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा। उसके लिए भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी जो होगी ये ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा है, बहुविकल्पीय परीक्षा है। इसमें 160 प्रश्न का एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा एक, जो 4 सेक्शन में बटा होगा, करेक्ट, ऐसे 4 सेक्शन में बटा होगा। इसमें पहला सेक्शन मूल विधि भारतीय संविधान का होगा, दूसरा सेक्शन सामान्य हिंदी का होगा, तीसरा सेक्शन आपका इसमें मानसिक शक्ति और आंकिक योग्यता का होगा, और चौथा सेक्शन बुद्धिलब्ध अभिरुचि परीक्षण एवं तर्क शक्ति का होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे जो इसका तीसरा सेक्शन मैथ वाला था, इसका जो तीसरा सेक्शन मैथ का था जिसमें मानसिक योग्यता एवं आंकिक योग्यता थी, तो पिछली बार जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए उसमें इस तीसरे सेक्शन में रीजनिंग के सवाल नहीं पूछे गए, सब मैथ के उठा के रख दिए गए। मैंने कई सेक्शनों की स्टडी की, कई पेपरों की स्टडी की, तो ये देखा गया कि मैथ के ही पूरे 40 के 40 क्वेश्चन रख दिए गए। और इसका लेवल बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता है, 10% क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं और उसी समय हम उनमें उलझ करके बताते हैं पेपर कठिन आया है। ज़रा गौर से एक पेपर देखिएगा, और मैंने 20 पेपर सॉल्व कराए हैं इसके, तो बहुत ही पेपर अच्छा होता है और 90% पेपर आपके फेवर में होता है। वो 90% हम देख नहीं पाते हैं और 10% देख करके बौखला से जाते हैं कि पेपर कठिन आया था, और आपके अंक 50% भी नहीं आ पाते, 60% भी नहीं आ सकते। पेपर हमारा 90% फेवर में है, तो कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तरीके में कमी है, उसको सुधारिए, अपने आप अच्छा फेवर में आपके पेपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो चौथा सेक्शन था ये इसमें अभिरुचि परीक्षण था, ये आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षण, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में कई चीज़ें होती हैं, जैसे व्यवसाय के प्रति रुचि, लैंगिक संवेदनशीलता हो गई, या आपका ये PLI हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, जनहित याचिका हो गया, कानून व्यवस्था क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, इस तरह के बहुत टॉपिक हैं, लेकिन सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा।
ठीक है। अब अभिरुचि से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लाइटली डिस्कस किया जाएगा कभी। अच्छा, दूसरी चीज़ तर्क शक्ति और बुद्धिलब्ध से ये पूरा पेपर बनता है। तो 40 रीजनिंग, 40 मैथ, 40 हिंदी, और इसमें जो है संविधान, मूल विधि और आपका जो है ये जीएस, तो ये आपका सेक्शन बनता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही गंभीर है, ठीक है, इसलिए डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ। 1 घंटा आप टाइम निकालिए और देखिए, उसके बाद किसी से कोई क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो जीएस सेक्शन होता है, तो आप ऐसे सेक्शन को सिलेक्ट करिए जहाँ से आपको वाकई क्वेश्चन मिल जाए। यहाँ पे इतिहास, भूगोल और विज्ञान पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप उन सेक्शन को लीजिए, जैसे आपके दरोगा भर्ती परीक्षा के सिलेबस में एफडीआई दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक सवाल पूछा जाएगा। आंतरिक सुरक्षा प्रणाली दी है, एक सवाल पूछा जाएगा। जीएसटी के बारे में दिया है, एक सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा जा सकता है। सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है। यानी ऐसे टॉपिक, मानवाधिकार हो गया, तो इस तरह के टॉपिक से आपसे सवाल क्वेरी किए जा सकते हैं। ये टॉपिक क्या है, छोटे हैं, सारगर्भित हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा। इतिहास भूगोल आप पढ़िए, हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा तैयारी के दरमियान, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए। आप इन छोटे टॉपिक पे काम कर लीजिए, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर मूल विधि हो गया, और संविधान बिल्कुल डेड एरिया है, डेड जोन है। संविधान कोई बहुत बड़ा अंतर उसमें नहीं आया, जो 20 साल पहले था वही है, बस संशोधन वगैरह और कुछ नई चीज़ें आप देख लीजिए। मूल विधि भी आपकी वहीं की वहीं है, बस कुछ माइनर एक्ट हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अधिकतर अधिनियम से ही सवाल आते हैं। अभी तक मैंने 6-7 अधिनियम डाल भी दिए, आप उनको देखिएगा। तो ये आपका सिलेबस होगा। अच्छा, यहाँ पे इन चारों सेक्शन से जो क्वेश्चन होंगे 40-40 होंगे, 40-40-40 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन हर हालत में सही होने चाहिए। अगर 14 से कम हो गए तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे, भले ही दूसरे में 40 क्यों ना हो। समझ रहे हैं आप? अगर 14 से कम हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 12 हो गए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 14 यानी 33% ये होने चाहिए। ओवरऑल आपका ये 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी ये 400 मार्क्स की परीक्षा है। 400 मार्क्स की परीक्षा है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे 200 नंबर होने चाहिए 50% का मतलब, या 80 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। वैसे 14 चौको 56 ही होता है, तो 56 नहीं 80 सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल 50%। अच्छा, अब यहाँ पे 50% का हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, तो क्या हमें जो है अभिलेखों की जांच के लिए बुला लिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहली मेरिट बनेगी। पहली मेरिट, ये अंतिम नहीं है, पहली है ना, पहली मेरिट बनेगी। तो ये आपकी पदों के संख्या के आधार पे बनेगी, पदों की संख्या और 50% क्वालिफाइंग दोनों को लेते हुए, कि 50% मार्क्स आपके आए हैं तभी मेरिट ऑर्डर लिस्ट में आप जाओगे, और पदों की संख्या देख ली जाएगी। 2 चीज़ें, इनको बेस बना करके हम एक मेरिट ऑर्डर लिस्ट जारी करेंगे। जो बच्चे उसमें आएंगे उनके अभिलेखों की जांच, जो अभी उधर सर्टिफिकेट बताए हैं, अभिलेखों की जांच, तो यहाँ पे ओरिजिनल एक फाइल में और एक डुप्लीकेट स्वयं से सत्यापित, है ना, अब गजटेड अफसर के सत्यापित नहीं मांगते हैं, स्वयं से हस्ताक्षरित एक कॉपी होनी चाहिए। तो ये अभिलेख आपके हो गए, राइट। अभिलेख आप लेकर के जाएंगे तो इसी दिन शारीरिक मापदंड परीक्षण होगा, मापदंड परीक्षण होगा। तो पहले तो ये सीओ के अंडर में एक कमेटी बना दी जाती थी, पुलिस उपाधीक्षक के अंडर में जो लाइन सीओ होता था उसी के अंडर में एक कमेटी बना दी जाती थी, वो करता था। लेकिन अब ये कमेटी बनती है उप जिलाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के अंडर में बनती है। तो एसडीएम के अंडर में कमेटी बनाई जाती है और सीओ भी मौजूद होता है, प्लस टीआई वगैरह वहाँ पर, सॉरी, आपके जो पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इनके उस उपस्थिति में ये आपके मेजर किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करके वेरीफाइड किए जाते हैं। तो ये अभिलेख और शारीरिक मापदंड परीक्षण, जिसमें लंबाई, चेस्ट और लड़कियों का वजन, ये सब नापते हैं। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो इसी दिन आपको दक्षता के लिए, शारीरिक दक्षता के लिए, मतलब दौड़ के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, दौड़ के लिए आपको बता दिया जाता है कि इतने तारीख को आपकी दौड़ है। अब अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं
तो यहाँ पे ये दौड़ क्या है, क्वालिफाइंग है, इसके अंक वगैरह कोई नहीं होते हैं। फिर आपकी जो अगली मेरिट आएगी वो होगी आपकी इन 400 अंकों के आधार पर, ठीक है, 400 अंकों के आधार पर ये मेरिट बनेगी। अच्छा, मेडिकल टेस्ट कभी पहले करा देते हैं, इधर प्रचलन में आ गया है बाद में कराते हैं, ठीक है। तो मेडिकल कभी पहले कभी बाद में करा देते हैं, तो ये हो सकता है कि पहले हो जाए मेडिकल चिकित्सा परीक्षण और उसके बाद फाइनल मेरिट जारी करें, और कभी कभी जारी होने के बाद मेडिकल करा देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे उचित है कि ये पहले करा दिया जाए मेडिकल और उसके बाद जो है ये आपकी मेरिट ऑर्डर लिस्ट बना दी जाए। इसके बाद व्यक्ति अंतिम रूप से यदि मेरिट में आता है तो वो चयनित माना जाएगा। तो ये क्राइटेरिया इसमें हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, इसको बेस मानते हुए आप तैयारी करिए। आपकी परीक्षा में लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार भी संभावना ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा ऋणात्मक अंक? कांस्टेबल वाले में तो था, इसलिए कांस्टेबल वाले में था कि वहाँ पे प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाइंग फैक्टर नहीं था कि मैथ में इतना चाहिए, हिंदी में इतने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था ना। यहाँ पे दरोगा वाले में हर सेक्शन में क्वालिफाइंग फैक्टर है और हर सेक्शन में जहाँ क्वालिफाइंग फैक्टर होता है वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। तो एक पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, सारे खेल का आधार है रिटन एग्ज़ाम, और अगर रिटन एक बार अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, नंबर आप पोस्ट उतनी नहीं है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम बीट कर सकते हैं कंपटीशन। अब थोड़ा सा बात कर लूँ कि बच्चे पूछते हैं कौन सी किताब ले लें। अरे भाई, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। आप पहली चीज़, इस समय अगर आप जैसे ही कोई हलचल होती है पेपर में, किसी विशेष संवाददाता ने लिख दिया कुछ, तो वो किताबें छपने लगती हैं। व्यवसाय है, बिजनेस है, किताबें क्या किया, मूल विधि है। अच्छा, दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए मूल विधि है, तो फिर क्या करते, 60 में दो, क्योंकि यहाँ कोई LLB तो किया नहीं है। अब 60 में क्या दिया कि पाठ्यक्रम नहीं देखा, आप IPC को ले लीजिए, 511 धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में, 100 उठा के रख दिया। अब 100 में ज़रूरी थी नहीं ज़रूरी थी, सब उठा के रख दिया, 100 के ऊपर सारी छोड़ दिया। क्या किया, 60 किया। अरे 60 नहीं, सत्यानाश कर दिया है इस मूल विधि का। आप समझ रहे हैं? तो एक तो आप ये दरोगा भर्ती छपी किताबें कोई अनावश्यक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो सबसे पहले आपके भर्ती बोर्ड ने पाठ्यक्रम जो जारी किया है, जो पाठ्यक्रम जारी किया है, उस पाठ्यक्रम को आप एक बढ़िया से रजिस्टर पे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। रजिस्टर पे आपने पाठ्यक्रम नोट कर लिया, अब पाठ्यक्रम रजिस्टर पे आ गया है, आपके एक एक पॉइंट आप उठाइए। ऑलराइट, हिंदी में जाते हैं, अगर हिंदी में लिखा है कि समास, तो अब आप समास पर मैटर कलेक्ट करिए अधिकतम और प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे इकट्ठा करिए, इस पे दक्षता हासिल करिए, प्रीवियस पेपर का देखिए, अध्ययन करिए कि समास से कैसे सवाल आए। अगर समास पे आपने पूरा कंट्रोल कर लिया तो आपका एक टॉपिक क्लियर। इसी तरह से आप संविधान में गए तो संविधान में मान लीजिए मौलिक अधिकार आया, सिलेबस में लिखा था कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हालांकि उसमें मूल विधि और भारतीय संविधान लिखा है, फिर जब डिटेल में जाते हैं तो मेंशन कई चीज़ें की गई हैं। अब मौलिक अधिकार लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार यानी भाग 3 12 से 35 तक, क्या करेंगे, एकदम कमांड करेंगे, एक एक पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर कमांड करेंगे। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है, मैथ पे आ गए, लाभ हानि बट्टा लिखा हुआ है, कार्य और समय लिखा है, तो कार्य और समय पे आपको कमांड होना चाहिए। तो इसका मैटर कलेक्ट करिए। हाँ, ये मैटर कलेक्ट करते समय सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रमाणित सोर्सेज होना चाहिए। प्रमाणित अगर सोर्सेज नहीं है तो गुमराह करने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करें, और इस तैयारी के साथ स्व अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस 2 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है, अगर जरा सा मानसिक संतुलन वहाँ बिगड़ गया तो पेपर ख़राब हो जाता है। यानी अंडर प्रेशर उस 2 घंटे के पेपर में संतुलन बनाते हुए पेपर को आप तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट अच्छे से देंगे, यानी स्पीड टेस्ट।
तो स्पीड टेस्ट आप दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छी ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो ऑफलाइन भी स्पीड टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उसको कुछ पेपर ऑनलाइन मोड पे भी अगर कर लेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिनका कंप्यूटर से ज़्यादा संबंध नहीं होता है उन्हें कंप्यूटर में काम करने में असहजता महसूस होती है। तो थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको मेंटेन करके और सही एथेंटिक जानकारी लेकर के आप तैयारी करते हैं तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपका चयन ना हो, क्योंकि हम जानकारी के अभाव में उलझन भरे तरीके से काम करते हैं और उस अभाव में कोई ना कोई हमें मिस्टेक हो जाता है और हम पूरी प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ मेरा कहना यही है कि आप भर्ती बोर्ड की साइट को देखिए, किसी के गुमराह करने पे मत आइए कि फॉर्म आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, आवेदन इस तारीख से, आवेदन उस तारीख से, ये कट ऑफ जाएगा। इन जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं इनसे सावधान रहें। आप भर्ती बोर्ड की साइट को देखें, सही जानकारी लें, तैयारी करें और निश्चित रूप से आपके पास सफलता होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।